Hello students, today in this video we are going to see the remaining part of mineral and power resources. In the last video we have read about the minerals. Today in this video we are going to study power resources. Can you imagine your life without power? मान लीजिए आप एक सुबह उठे और आपके जो है पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी नहीं आने वाली है। इमेजिन कीजिए कैसे होगा, आपके फ़ोन कैसे चार्ज होंगे, आपके लैपटॉप्स कैसे चार्ज होंगे, आप बिना फ़ैन बिना लाइट के कैसे रह सकते हो, आपके एसीज कैसे काम करेंगे, आपके टेलीविज़न सिस्टम कैसे, फ्रिज कैसे काम करेगा, और ना आपके पास गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल है, ना कार में डालने के लिए डीजल। इमेजिन कीजिए बिना पावर के जो है ह्यूमन बीइंग जो है एकदम हैंडीकैप हो जाएंगे। तो पावर और एनर्जी प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। बिल्कुल, वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। इंडस्ट्री के लिए कैसे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री में मशीन काम कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, कुछ डीजल पे, ऑयल पे, कुछ कोल पे काम करती है, तो बिना पावर के नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स काम करते हैं और बहुत सारी मशीनरी, पंप्स, पानी के, वो जो है एग्रीकल्चर में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में शिप्स, ट्रक और एरोप्लेन, ट्रेन्स, ये सब जो है पावर पे काम करते हैं। कम्युनिकेशन में जो आपके सिग्नल्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो टावर्स मेंटेन होते हैं तो वहाँ पे भी डीजल लगता है। डिफेंस में बिना पावर के नहीं हो सकता। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं। कन्वेंशनल जो रिसोर्स है जो हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल जो है हम अभी लेटेस्ट में ट्राई कर रहे हैं या जो हमने कभी ट्राई नहीं किया, कभी यूज़ नहीं किया। कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो फायरवुड जो है जलाऊ लकड़ी जो हमें आसानी से मिल जाती है, जंगल से मिल जाती है या कहीं आसपास में कहीं पेड़ गिरा हो वहाँ से मिल जाती है। जो फायरवुड है तो मैक्सिमम जो है इंडिया के विलेज में फायरवुड का इस्तेमाल होता है क्योंकि आसानी से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जंगल से मिल जाती है। लेकिन जो है ये फायरवुड के कुछ नुकसान भी हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है। दूसरा है फॉसिल फ्यूल। तो जो ये फॉसिल फ्यूल है तो इन्हें बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं। जब पेड़ या एनिमल जो है ज़मीन के अंदर दब गए थे और हज़ारों साल तक के उस वहाँ पे एक हीट और प्रेशर में रहे तो उसके बाद में जो है ये फॉसिल फ्यूल तैयार हुए। तो आज जो है जिस रेट में हम इन फॉसिल फ्यूल को, कोल को, ऑयल को, पेट्रोलियम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो हमें जो है इनके रेट ऑफ जिस हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं तो उस पर हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा और दूसरे हमें सोर्सेज भी देखने पड़ेंगे। कोल के बारे में, तो कोल जो है फॉसिल फ्यूल में सबसे ज़्यादा अबंडेंटली मिलने वाला फ्यूल है। ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होता है। पहले ज़माने जो चूल्हे जलते थे तो वहाँ पे कोल का इस्तेमाल होता था। आज भी बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो है कोल का इस्तेमाल होता है। आप अपने पास में देख लीजिए CTPS में, वहाँ पे कोल का यूज़ करके जो है पानी को गर्म किया जाता है, उसको स्टीम बना के टरबाइन घुमा के फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। आपके आसपास में जो है सीमेंट फैक्ट्रीज है, पेपर मिल है, वहाँ पे कोल का इस्तेमाल होता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कोल का जो इस्तेमाल होता है। स्टीम इंजन में, पहले ज़माने के आप ट्रेन जो देखोगे तो वहाँ पे स्टीम इंजन हुआ करता था, वहाँ पे कोयले जो है कोल का इस्तेमाल हुआ करता था। फॉर एग्जांपल मूवी गुंडेस में देख लीजिए, वहाँ पे जो है ये कोल डालते हैं ट्रेन में। या फिर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में जो अजय देवगन है तो बचपन में वहाँ पे कोयला डालने का काम करते थे ट्रेन में। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे आर फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। तो ये है मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले हुआ था। कोल इज देयर फॉर रेफर टू बी एज बर्न सनशाइन। इसलिए कोल को जो है बर्न सनशाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जलने के बाद में जो है रोशनी देता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, USA, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, रशिया, फ्रांस। तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन है? चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। और इंडिया में कहाँ पे कोल जो है प्रोड्यूस होता है? तो बेस्ट क्वालिटी का इंडिया में जो कोल है वो झारखंड में मिलता है। झारखंड में रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है, बोकारो। धनबाद के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, तो यहाँ पे मिलता है। पेट्रोलियम that keep your car running as well as oil
डेट कीप योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग। जो है पेट्रोलियम, जो पेट्रोल से डीजल से आपकी गाड़ियाँ चलती है और आप ऑयल का इस्तेमाल करते हो, आपकी साइकिल की जो चेन है आवाज़ ना करे, तो इसके लिए यूज़ होती है। तो ये थिक ब्लैक जो है फ्यूल होता है। जैसे आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 36 जो है डॉलर पर बैरल तेल का रेट है। तो ये जो बैरल होता है ऑयल होता है तो कच्चा ऑयल होता है। तो इसको प्रोसेस करने के बाद में जो है इसमें से आपको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, वैक्स मिलेगा, लुब्रिकेंट्स मिलेंगे, लुब्रिकेंट्स जैसे ग्रीस मिलेगा, ऑयल मिलेंगे जो गाड़ियों में यूज़ होते हैं, प्लास्टिक मिलेगा। तो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऐसा एक फर्नेस होता है जहाँ पे कच्चे जो है फ्यूल को गर्म किया जाता है। यहाँ पे बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है समझ लीजिए, ये गर्म किया जाता है और यहाँ पे ऐसे ट्रेस टाइप में होता है। यहाँ पे अलग यूज़ कर, यहाँ पे जो है क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल बाद में हीट होने के बाद में इवोपरेट वेपराइज फॉर्म में जाता है और अलग अलग जो स्टेजेस में जाके सेटल हो जाता है। जो हेवी रहता है, डेंस रहता है, यहाँ पे जो आ जाता है ये लुब्रिकेंट बन जाता है। यहाँ पे केरोसिन, फिर वैसे डीजल, पेट्रोल। तो इस तरीके से जो है पेट्रोलियम को फिर बाद में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ब्लैक गोल्ड जो है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जिसके पास पेट्रोल है, जिसके पास ऑयल है, तो वो राजा है। जैसे गल्फ़ में देखिए, गल्फ़ में सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाते हैं वो तो पेट्रोलियम के ऊपर कमाते हैं, इसलिए ब्लैक गोल्ड। बहुत से लोग बोलेंगे सोने को नहीं, यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है ब्लैक गोल्ड यानी पेट्रोलियम, तो सोने को हम ब्लैक गोल्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। तो गल्फ़ में जो है पेट्रोल के प्रोड्यूसर जो चीफली है, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है तो गल्फ़ वाले करते हैं, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। अदर मेजर प्रोड्यूसर आर यूएसए, रशिया, वेनेजुला एंड अल्जेरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर दिग्बोई जो आसाम में है, बॉम्बे हाई मुंबई में है, एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टा पे जो है वहाँ से भी हमें पेट्रोलियम मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। बहुत सारे जो वर्ड्स है तो लैटिन वर्ड से डिराइव है। तो वैसे पेट्रोल भी जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। तो वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। तो रॉक में से जो ऑयल निकला है तो ये पेट्रोलियम। तो कैसे निकलता है, ये मान लीजिए सरफेस है पूरा, तो कई किलोमीटर जो अंदर में यहाँ से इसको ड्रिलिंग करके फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, तो ये ऊपर नीचे, यहाँ से ऊपर नीचे होंगे और यहाँ से ऑयल निकलेगा। ऑयल के साथ साथ जो है नेचुरल गैस भी निकलती है। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ में मिलती है और जब क्रूड ऑयल निकलता है सरफेस पे आता है तो उसके साथ में बाहर आती है। इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो नेचुरल गैस को कैसे डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं, एलपीजी के फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में हम जो यूज़ करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम, तो नेचुरल गैस को यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल कैसे, इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, बाय पाइपलाइन वहाँ पे पहुँचा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। तो ये कुछ कंट्री है जो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस है। इंडिया में कहाँ पे मिलता है, इंडिया में राजस्थान, जैसलमेर में नेचुरल गैस मिलता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिलता है, त्रिपुरा में मिलता है और कुछ जो है मुंबई के ऑफशोर पार्ट में मिलता है। वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। तो दुनिया में कुछ ही कंट्री है, चंद ही कंट्री है जिनके पास में सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व है उनके। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल हैड लीड टू देयर डिप्लीशन एट अ अलार्मिंग रेट। तो जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को, तो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। आप देख सकते हो चंद्रपुर में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं तो उन्हें कितना लगता होगा डीजल, पेट्रोल, और फिर महाराष्ट्र में कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, फिर इंडिया में कितनी और दुनिया में कितनी है। और जो रिसोर्स है ये तो लिमिटेड है, ये तो हर रोज़ जो है सनशाइन जैसा नहीं बनने वाला कि रोज़ मिलेगा, लिमिटेड है, तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस CNG इज़ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल। तो CNG को के बारे में आपने सुना होगा, दिल्ली में जो है मैक्सिमम गाड़ियाँ CNG पे
चलाई जाती है, क्योंकि ये पोल्यूशन भी कम करती है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, और इनकी कॉस्ट भी कम होती है। यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ऑयल के एडवांटेज क्या है? ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। टैंकर में जो है आप पेट्रोल पंप के आसपास में देखते होंगे टैंकर्स खड़े होते हैं, तो टैंकर्स में आसानी से जो है इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ये बेस है, इससे जो है दूसरे प्रोडक्ट डिराइव होते हैं। नेचुरल गैस का क्या है? ईजियर टू ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन से, तो पाइपलाइन से कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नेचुरल गैस को। आप मुंबई में या फिर जो है बड़े सिटी में देखोगे तो वहाँ पे सिलेंडर जो है हमारे जैसे सिलेंडर अवेलेबल नहीं होते, डायरेक्ट पाइपलाइन से वहाँ पे उनके गैस आती है और कुकिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। क्लीनर दैन ऑयल एंड कोल, नेचुरल गैस जो है पेट्रोल डीजल से भी क्लीन है और कोल से भी क्लीन है। चीपर दैन ऑयल, ऑयल से सस्ता है। अब जो है डिसएडवांटेजेस क्या है? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीक। तो ऑयल जो है अगर समंदर में गिर गया तो पूरा जो है वहाँ के इकोसिस्टम को ख़राब करता है, और गैस लीक हो गई है तो वो साइड के जो है पूरा इन्वायरमेंट पोल्यूट कर देंगे। पोल्यूटर रिलीज कॉज एसिड रेन, जब हम ऑयल या गैस को जलाते हैं तो उससे जो है बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, तो वो जाके ऊपर में जब बारिश होती है तो उनके साथ नीचे आते हैं, तो इससे एसिड रेन होती है। एसिड रेन का एक एग्जांपल, ताजमहल जो है पीला होने लगा है, ताजमहल वाइट है लेकिन वो पीला होने लगा है, तो एसिड रेन की वजह से। तो ताजमहल जो ये ताजमहल है, मान लीजिए ये ताजमहल है, तो ताजमहल के आसपास में जो फैक्ट्रीज थी तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो आसपास पे एक रेडियस में जो फैक्ट्री है तो इन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि ताजमहल पे इफेक्ट हो रहा था। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी, तो इसको एक्सप्लोर करना उतना ईजी नहीं है। फायरवुड के बारे में देखते हैं। ईजी एक्सेस है, आसानी से आप ले सकते हैं, जहाँ पे भी जो जंगल है वहाँ पे पेड़ है या कहीं पेड़ गिर गया तो वहाँ से ला सकते हैं। प्रोवाइड एनर्जी टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो जो बड़ी संख्या के लोगों को है तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी गाँव के जो है फीमेल्स लेने इसके वुड लेने जाते हैं तो पूरा उन्हें दिन लगता है और शाम में आते हैं। पोल्यूशन ज़्यादा करता है। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इससे ज़्यादा होता है कि पोल्यूशन ज़्यादा करता है। डिफॉरेस्टेशन करता है, जंगल में जाते हैं लोग, वहाँ पे लकड़ियाँ काट के लाते हैं तो वहाँ से जो है पेड़ साफ करते हैं, तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। कोल एक्सटेंसिवली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। इफेक्टिवली इफिशिएंट कंजर्वेशन टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में इसको आसानी से हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? पोल्यूटिंग सोर्स है, पोल्यूट करता है। पडोली की साइड में आप जाके देखिए, जहाँ पे जो है लैंड पे कोल डंप करता है तो वो लैंड पोल्यूट हो गया है। इसको जब हम यूज़ करते हैं उससे फ्लाई ऐश निकलती है, तो कभी बारिश में आप देखोगे जो सिटी पीएस के जो है ऐश निकलती है, तो उसके बाद में बारिश के साथ जो गिरती है तो आपको दिखेगा ऐश गिरती है। बल्कि टू ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुश्किल आती है कोल में, क्योंकि बल्कि है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हाइड्रल पावर क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्लांट है तो उससे हम बिजली बनाते हैं। इसको हम जो है अच्छे से आगे में देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है? नॉन पोल्यूटिंग है, प्रमोट इरिगेशन एंड फिशिंग, इससे इरिगेशन और फिशिंग जो है प्रमोट होता है, चीप है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, तो ये हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए जो है बड़े बड़े डैम्स बनाना पड़ता है, तो डैम्स के जो है के लिए बड़ी ज़मीन लगती है, और पानी रोकने के लिए उसके जो डैम के पीछे वाला एरिया तो वहाँ पे बहुत जगह पे पानी हो जाता है, तो वहाँ पे आसपास के गांव को रिलोकेट करना पड़ता है, वहाँ के गांव के लोगों को उनके हटा देना पड़ता है। एक्सपेंसिव टू सेटअप, तो इस सेटअप करने के लिए जो है एक्सपेंसिव है। अनचेक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक अनचेक ड्रिपिंग टैप, तो अगर हम फॉसिल फ्यूल को चेक नहीं करते हैं कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं तो ये एक दिन जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? तो दिस हैज़ लीड टू टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, तो हमें भी पता है कि एक दिन ये खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे अल्टरनेटिव जो है खोज रहे हैं, तो नॉन कन्वेंशनल है। हाइड्रल पावर, रेन वाटर, तो हाइड्रल पावर में क्या होता है? ऐसे हम जो है बड़े बड़े डैम्स बना लेते हैं, ये
ये डैम्स के पीछे पानी को रोक दिया जाता है। बारिश में जब पानी आता है तो पानी को यहाँ पे रोक दिया जाता है। और यहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू में जो है यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, ये दिख रहे हैं ब्लेड्स आपको टरबाइन के। तो यहाँ से जब ये फ्लो आएगा तो ये ब्लेड घूमेंगे, ठीक है, गोल गोल घूमेंगे। और इसके ऊपर में लगा है जनरेटर, इसके ऊपर में ये जो है जनरेटर लगा हुआ है, ये जनरेटर लगा हुआ है। तो जब टरबाइन घूमेगा और इस जनरेटर में जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वायर्स की वजह से पोल्स से आगे में हम सप्लाई करते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है फिर जहाँ पे हमें पहुँचाना है पहुँचाते हैं, घर में, इंडस्ट्रीज में। तो इस तरीके से। तो इसमें फ़ायदे क्या है कि पोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो है कॉस्ट ज़्यादा है। ये सेटअप जो है इतना बड़ा डैम बनाने के लिए पैसा लगेगा, और इतने आसपास के जो है यहाँ पे जितने गांव होंगे वहाँ के गांव के लोगों को हटाने के लिए पैसा लगेगा। तो हटाने के लिए इन्हें पैसा लगेगा, तो ये कॉस्टली ज़्यादा है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रल पावर इन द वर्ल्ड आर, तो पेरेक है, नॉर्वे है, ब्राज़ील है एंड अदर, चाइना भी है। सब इम्पोर्टेंट हाइड्रल पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में भाखरा नांगल जो हिमाचल प्रदेश में है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हाइड्रल पावर स्टेशन है इंडिया के। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, द एनर्जी यूज, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग। तो जैसे हमने पहले देख लिया था, देयरफॉर देयर इज नीड फॉर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। ये देख सकते हो आप, सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर का। सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी जो है ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा जो हीट आती है, इंडिया भी ट्रॉपिकल जोन में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो है एक साल, एक जो वर्ष में तो अच्छे खासे टाइम के लिए वहाँ पे सन रेस आती है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी को हम अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी में क्या होता है, तो सेल्स होते हैं। जब सेल्स के ऊपर सोलर की जो रोशनी आती है, सन की रेस पड़ती है, तो फिर वहाँ से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और ऐसे जो सेल्स को हम एक पैनल में लगा के जो सोलर पैनल बना सकते हैं और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सोलर सेल इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मेनी ऑफ दिस सेल आर जॉइन इन अ सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। तो हम इसे हीटिंग के लिए, जैसे सोलर वाटर हीटर है, और लाइटिंग के लिए जैसे आप अभी देख सकते हो कि सोलर जो लाइट्स है तो बहुत ज़्यादा लगे हैं। जिला स्टेडियम में जाके देख सकते हो, वहाँ पे बैटरी कनेक्ट है और जो सोलर पैनल लगे हैं लाइटिंग के लिए। टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिकल कंट्री पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके वर्ष भर में मैक्सिमम टाइम पे सन की जो है रेस अवेलेबल रहती है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन द सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। तो आजकल ट्रैफिक सिग्नल में भी सोलर पैनल लगना शुरू हो गए हैं। ये है सोलर पैनल। विंड एनर्जी, तो जब हवा चलती है तो विंड क्या है? द मोशन ऑफ एयर। जब एयर मोशन में रहता है तो उसे हम विंड कहते हैं। तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं ये। और जो विंड है ये कभी ख़त्म होने वाली सोर्स नहीं है। तो विंड एनर्जी को हम जो है बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है पानी लिफ्ट करने के लिए भी यूज़ करते थे हम, और चक्की चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते थे बहुत टाइम पहले। तो जो है ऐसे हम ब्लेड्स लगा देंगे, और यहाँ पे जब ये ब्लेड्स घूमेंगे तो पहले जो है यहाँ पे एक बेड लगा दिया जाता था, जिससे जो पानी फिर नीचे से ऊपर जाता था, और ऐसे बेड लगा के जो है चक्की भी चलाई जाती थी। आज जो हम विंड मिल का उपयोग करके जो है एनर्जी बना सकते हैं। ये जो विंड मिल के ब्लेड्स है, और यहाँ पे हम एक जनरेटर लगा देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जनरेटर हो गया। तो जब ये विंड मिल घूमेगा तो यहाँ पे जनरेटर जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर बाद में से ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। विंड फार्म हैव क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन एंड इन माउंटेन पासेस। तो हम इसे कोस्टल रीजन में और माउंटेन पासेस में क्यों लगाएंगे?
क्योंकि कोस्टल जो रीजन में है तो हवा बहुत ज़्यादा जो स्पीडली चलती है, बहुत ज़ोरों की हवा चलती है, और माउंटेन रीजन में भी ज़ोरों की हवा चलती है, और जितना ज़ोरों की हवा चलेंगी तो ये विंड मिल्स है उतना तेज़ी से घूमेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी। अगर हम जैसे चंद्रपुर में लगा देंगे तो यहाँ पे कभी घूमेगा कभी नहीं घूमेगा, तो एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और ये कॉस्टली होता है, सेटअप जो है विंड मिल का कॉस्टली होता है, तो कॉस्ट जो है बेनिफिट रेशियो हमें बराबर नहीं मिल पाएगा। विंड फार्म आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस एंड स्पेन एंड नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये कंट्री में जो है आपको विंड मिल मिलेंगे। न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक एनर्जी का जो यूज़ करके हम न्यूक्लियर पावर को यूज़ करते हैं, और इसका एलिमेंट जो है, इसका रॉ मटेरियल कौन सा रहेगा, यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम और थोरियम को हम यूज़ करके जो है न्यूक्लियर फिजन करेंगे, और से जो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होंगी उससे हम पानी को हीट करेंगे, और फिर बाद में दूसरे पानी को हीट करके उसे टरबाइन घुमाएंगे। इंडिया में कहाँ पे मिलता है, इंडिया में झारखंड में जो है हमें यूरेनियम की डिपॉजिट है तो यूरेनियम मिल जाएगा। थोरियम जो है मोनोजाइट सैंड में मिलता है जो केरला में। और अभी जो है 1 साल पहले की रिपोर्ट आई थी, पोलोनियम एक रॉ मटेरियल है जो हमें मिनरल है जो तमिलनाडु में के कोस्ट में हमें मिल जाएगा। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, इंडिया में कहाँ पे है, कल्पाकम इन तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर, कोटा राजस्थान में, नरोरा यूपी में एंड कैगा कर्नाटक में। तो यहाँ पे जो है इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये आप देख सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, इससे फिर जो है आसपास के पानी को गर्म किया जाएगा, हीटअप किया जाएगा। ये पानी जो है हीटअप किया जा रहा है, और ये यहाँ से पानी जो गर्म पानी है हीट पानी होके ये चैनल में आएगा। यहाँ पे ये दूसरा जो है पानी का सोर्स जो है यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से ऐसा। तो जो ये गर्म पानी है अपनी हीट इस पानी को दे देगा, ठीक है, और ये पानी अब गर्म होकर स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगा, और ये फिर स्टीम जो है ये टरबाइन को घुमा देगी। टरबाइन को घुमाने के बाद में जो स्टीम थी वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगी और फिर से पानी बन जाएंगी और यहाँ से आ जाएंगे। और ये जो पानी था जिसने इस पानी को गर्म करके स्टीम बनाने में मदद किया, तो इसने भी अपनी एनर्जी लूज़ कर दिया, ये फिर से वापस आएगा यहाँ पे, फिर से गर्म होगा, और ये साइकिल चलते रहेंगे। ये टरबाइन घूमेगा, फिर जनरेटर से कनेक्ट रहेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो है कुछ फ़ायदे भी है कुछ नुकसान भी है। कम जो है एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी मिलती है, जैसे यूरेनियम जो है थोड़े से मात्रा में लगता है और एनर्जी बहुत सारी मिलेगी। लेकिन जो है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला, सेटअप इसका महंगा होता है। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और जैसा चेरनोबिल डिज़ास्टर जो हुआ था रशिया में, जापान में भी हुआ था, सुनामी यानी कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गया था, तो ऐसा जो है तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ के अंदर से एनर्जी निकलती है उसे जियोथर्मल एनर्जी जो है कहा जाता है। जैसे हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे तो जितना हम नीचे जाते रहेंगे तो वैसा टेम्परेचर इंक्रीज होते रहेगा। तो जो अर्थ के नीचे की जो एनर्जी है तो इन अ फॉर्म ऑफ क्रैक, तो क्रैक के जो माध्यम से ऊपर में आती है, तो ये कभी जो है हॉट स्प्रिंग के से भी निकलती है। तो गर्म पानी के स्रोत रहते हैं, जैसे आपने शिनचैन में देखा होगा, आपने नोबिता इसमें देखा होगा, डोरेमोन की सीरियल में देखा होगा, या फिर आपने पोकीमोन सीरियल में देखा होगा, पोकीमोन में कार्टून्स में देखा होगा। तो वहाँ पे गर्म पानी के जो स्रोत बताया जाता है जहाँ पे ये कार्टून्स कैरेक्टर नहाते हैं, तो ये इस फॉर्म में जो है जियोथर्मल एनर्जी निकलती है। तो हम इस जियोथर्मल एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये नेचुरल क्रैक्स है, इस फॉर्म में जो है जियोथर्मल एनर्जी निकल रही है। ये गर्म पानी होता है, तो इस गर्म पानी को जो है हम यहाँ पे बाय पाइपलाइन जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे टरबाइन घुमा सकते हैं, या इसे डायरेक्टली जो है गर्म पानी को ठंडे एरिया में अगर निकलता है, कोल्ड एरिया में अगर मिलता है, तो इसे घर को उनके घरों पे सप्लाई कर सकते हैं, जिससे जो है खाना बन सकता है या दूसरे जो काम हो सकते हैं। गर्म पानी उनके यूज़ के लिए मिल सकता है फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग एंड सेवरल अदर पर्पसेस। USA हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट।
तो दुनिया का सबसे बड़ा जो जियोथर्मल पावर प्लांट यूएसए में है, उसके बाद में न्यूजीलैंड में है, उसके बाद में आइसलैंड में है, उसके बाद में फिलीपींस में और उसके बाद में सेंट्रल अमेरिका में। इन इंडिया जियोथर्मल पावर प्लांट आर लोकेटेड मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पोगा वैली इन लद्दाख। इंडिया में 2 जगह पे है जियोथर्मल प्लांट। कहाँ पे? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में। इसे याद कैसे करना है? मणिकर्णी, कंगना रनौत की मूवी आई थी मणिकर्णी का। तो और कंगना रनौत जो खुद है वो हिमाचल प्रदेश की है, मनाली से बिलोंग करती है। तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश, मणिकर्णी का कंगना रनौत, तो ऐसा याद कीजिए। पोगा वैली इन लद्दाख। टाइडल एनर्जी, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो समंदर की लहरें हैं तो 2 टाइम पे ऐसी आती है। समंदर की लहरें दिन में 24 घंटे में 2 बार हाई टाइड आता है और 2 टाइम पे लो टाइड आता है। जैसे ये हाई टाइड हो गया, लो टाइड में जो फिर टाइड से लो रहता है, तो ऐसा हाई टाइड लो टाइड की साइकिल रहती है। तो हम इसे यूज़ करके एनर्जी बना सकते हैं। कैसे? जैसे ऐसा है कुछ, तो हमने यहाँ पे टर्बाइंस लगा दिए हैं, ये टर्बाइंस है। जब यहाँ से हाई टाइड आएंगी तो इसकी जो है एनर्जी ज़्यादा रहेंगी पानी का फोर्स से। जब हाई टाइड आएगा तो ये टर्बाइन को घुमा देगा, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जब लो टाइड जाएगा यहाँ से तो फिर से टर्बाइन को घुमा देगा, तो इससे फिर से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हाई टाइड से भी हम एनर्जी बना सकते हैं और लो टाइड से भी। तो इस तरीके से जो है हम टाइडल एनर्जी का यूज़ करके एनर्जी बना सकते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन अ डैम। डैम में हम इसे इंस्टॉल करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया में है, गुजरात में। इन इंडिया है ह्यूज टाइडल मिल फार्म। अब बायोगैस का देखिए, तो बायोगैस प्लांट जो है विलेज में अक्सर होते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे डेड प्लांट, एनिमल वेस्ट, एनिमल डंग, किचन वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट का भी कभी कभी यहाँ पे यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट गैसेस फ्यूल बायोगैस। तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म जो है इसको वेस्ट को जो है डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद में जो है गैस निकलती है जिसे मीथेन गैस कहा जाता है। तो ये गैस निकलती है, फिर पाइपलाइन से जो है यहाँ से पाइपलाइन से इसे कनेक्ट करके किचन्स में पहुँचाया जाता है, वहाँ पे जो है कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो बायोगैस क्या होता है? विच इज़ असेंशियली मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्युअल एवरी ईयर। तो ये डीकम्पोज होने के बाद में जो नीचे में स्लरी बच जाएंगी तो ये एक मैन्योर होता है जो एक खाद बन जाता है, फिर जो फार्म के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी डैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। तो एनर्जी तो हर जगह पे है, लेकिन इसे हार्नेस करना, इसे दूसरे जो फॉर्म में कन्वर्ट करना तो मुश्किल भी है और महंगा भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड। एक लॉ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो अगर हम एनर्जी बचाते हैं तो हम एक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ऐसा समझिए। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। तो बायोगैस प्लांट के कुछ जो है डिसएडवांटेज भी है। बायोगैस प्लांट का जो है उतना ज़्यादा जो है गैस नहीं आती है, तो इसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हम जो है बायोगैस, अगर बायोगैस प्लांट से अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें ले जाना है जहाँ पे हमें कुक करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इनएग्जॉस्टिबल, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है और ये पोल्यूशन भी नहीं करेंगे सोलर एनर्जी। लेकिन सोलर पैनल्स जो है एक्सपेंसिव है और डिफ्यूज अगर सोर्स मिलेगा तो जो है एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और सोलर एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएगा। टाइडल एनर्जी, ये भी नॉन पोल्यूटिंग है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन टाइडल एनर्जी जो है बनाने के लिए डैम्स बनाना पड़ेगा जो वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा और इसे मुश्किल है हार्नेस करना। बायोगैस प्लांट, इसका लो कॉस्ट में होता है, इजी टू ऑपरेट है और मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट। तो बायो जो वेस्ट हम इधर उधर फेंक देते थे, जो गंदगी करते थे, तो उसका जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये भी ग्रीन हाउस गैस जो है निकालता है। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। न्यूक्लियर एनर्जी इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो थोड़े से मात्रा का आप यूरेनियम लो या थोरियम लो तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेंगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? रेडियो एक्टिव वेस्ट रहता है और ये एक्सपेंसिव है।
सेटअप करना, इसका सेटअप। जियो थर्मल एनर्जी, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सिटी एंड सो कॉस्टली फॉर ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो शहरों से बहुत ज़्यादा दूर रहती है जियो थर्मल एनर्जी, तो वहाँ से जो है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है और वहाँ से जो है सोर्सेस वगैरह ले जाना मुश्किल हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स का। आपको कोई भी डाउट रहा या क्यूरियस रहे तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।